महीने की पहली तारीख को सैलरी देखकर चेहरे पर आने वाली खुशी से लेकर 25 तारीख तक अकाउंट के जीरो होने के स्ट्रेस तक, एक नई नौकरी का ऑफर लेटर मिलने की एक्साइटमेंट से लेकर संडे के दिन बॉस के एक कॉल से बर्बाद होने वाले सुकून तक, एक मिडिल क्लास और नौकरी पेशा इंसान की जिंदगी इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कॉर्पोरेट की दुनिया और पर्सनल फाइनेंस के इस चक्रव्यूह में कुछ ऐसे हिडन रूल्स हैं जो आपको कभी अमीर या आजाद नहीं होने देते। नमस्ते इंडिया, मैं हूं मयंक कुमार और प्रॉफिट पाठशाला के इस स्पेशल मेगा मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड आपके करियर, आपकी गाढ़ी कमाई और आपके कानूनी अधिकार यानी एम्प्लॉय राइट्स का सबसे बड़ा चेकअप है। आज हम बैक टू बैक ऐसे भयंकर मुद्दों को डिकोड करेंगे जिन्हें बिना जाने आपका फाइनेंशियली सिक्योर होना नामुमकिन है। आज हम जानेंगे कि क्या शादी के बाद आपका जीवन साथी आपका क्रेडिट स्कोर बर्बाद कर सकता है। बॉस की मनमानी अब खत्म हो जाएगी। प्राइवेट नौकरी वालों के 12 बड़े कानूनी अधिकार और संडे को काम कराने के नियम में डिस्कस करेंगे। 50,000 कमाने के बाद भी आप खाली हाथ क्यों रह जाते हैं, इसको भी डिकोड करेंगे। इसको जीरो सेविंग सिंड्रोम कहते हैं, इसके बारे में बात होगी। ग्रॉस वर्सेस नेट सैलरी का असली गणित समझेंगे और जो लेटर होता है उसको साइन करने से पहले जो आपको 8 चीजें जो छुपी हुई होती हैं उनको कैसे चेक करना चाहिए और क्या वो चीजें होती हैं। ये मुद्दे कोई साधारण नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ का ब्रह्मास्त्र हैं। इसलिए अपनी डायरी और पेन ले लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में जो बातें होंगी वो कोई बॉस या बैंक मैनेजर आपको कभी नहीं बताएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शादी के साथ फेरे लेते समय 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में तो खाई जाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन कस्मों के साथ आपके जीवन साथी का सिबिल स्कोर भी आपस में जुड़ जाता है। मान लीजिए एक नई नवेली शादीशुदा जोड़ी अपने सपनों का घर खरीदने के लिए बैंक पहुंचती है। दोनों की सैलरी अच्छी है, लेकिन बैंक उनका जो होम लोन है वो रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि शादी से पहले पति ने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा था और उसका सिबिल स्कोर बहुत खराब था। अब पत्नी परेशान है कि गलती पति की थी, तो लोन मेरा क्यों रिजेक्ट हुआ? क्या मेरे पार्टनर की पुरानी गलतियां मेरी फाइनेंशियल लाइफ भी बर्बाद कर देंगी? भविष्य में जब आप घर, कार या पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 300 से 850 के बीच का आपका सिबिल स्कोर आपकी साख तय करता है। शादी होने मात्र से 2 लोगों की क्रेडिट रिपोर्ट एक नहीं हो जाती। बैंक की नजरों में आप और आपका पार्टनर दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। पति और पत्नी दोनों अपनी व्यक्तिगत क्रेडिट हिस्ट्री को स्वतंत्र रूप से बनाए रखते हैं। अगर पति या पत्नी अपने खाते और लोन अलग अलग रखते हैं तो एक दूसरे की वित्तीय गतिविधियों का आपकी रिपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह शादी से पहले अगर आपके पार्टनर ने कोई पर्सनल लोन लिया है या किसी क्रेडिट कार्ड पर डिफॉल्ट किया गया है तो वो दाग सिर्फ उन्हीं के सिबिल स्कोर पर दिखेगा। आपके स्कोर पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक कि आप उस लोन को जॉइंट रूप से दोबारा फाइनेंस ना करवा लें। अब आते हैं उस डेंजर जोन पर जहां पार्टनर की गलती आपको सीधा नुकसान पहुंचाती है। आपका स्कोर तब प्रभावित होता है जब आप वित्तीय जिम्मेदारियां साझा करना शुरू कर देते हैं। पहला है जॉइंट अकाउंट या जॉइंट लोन। जैसे ही आप पति पत्नी मिलकर कोई जॉइंट होम लोन या कार लोन लेते हैं, वो लोन आप दोनों की क्रेडिट रिपोर्ट पर दिखने लगता है। अब अगर आपका पार्टनर ईएमआई भरने में देरी करता है या डिफॉल्ट करता है तो उसका सिबिल तो गिरेगा ही, साथ में आपका क्रेडिट स्कोर भी धड़ाम से नीचे आ जाएगा, क्योंकि उस लोन की जिम्मेदारी कानूनी रूप से दोनों की है। दूसरा है गारंटर या को साइनर बनना। अगर आपके जीवन साथी का स्कोर कम है और आप उनके लोन में को साइनर या गारंटर बनते हैं तो आप उस कर्ज के लिए कानूनी रूप से पूरी तरह जिम्मेदार हो जाते हैं। उनके पैसे ना चुकाने पर रिकवरी आपसे होगी और आपका सिबिल स्कोर खराब होगा। तीसरा है ऑथराइज्ड यूजर बनना। अगर आप अपने पार्टनर के क्रेडिट कार्ड पर ऑथराइज्ड यूजर बन जाते हैं तो उनके कार्ड इस्तेमाल करने का तरीका या फिर अच्छा या बुरा हो, आपके स्कोर को भी प्रभावित करेगा। अब सवाल है कि बैंक आखिर आपका स्कोर तय कैसे करते हैं। बैंक आपकी साख को मापने के लिए 5 C's का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसको समझते हैं। पहला सी है कैरेक्टर यानी चरित्र, आपका पुराना पेमेंट रिकॉर्ड कैसा है। दूसरा सी है कैपेसिटी यानी क्षमता, आपकी आय और लोन चुकाने की ताकत कितनी है। तीसरा सी है कैपिटल यानी पूंजी, आपकी बचत और निवेश आता है इसमें। चौथा सी है कोलेटरल यानी गारंटी, गिरवी रखने वाली संपत्ति। पांचवा है कंडीशंस यानी शर्तें यानी लोन का उद्देश्य। याद रखिए क्रेडिट रिपोर्ट आपके वित्तीय व्यवहार की पूरी जन्म कुंडली है।
जबकि क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक 3 अंकों का नंबर है जो आपकी हैसियत बताता है। सीधी बात यह है कि शादी के बाद अपनी वित्तीय स्वतंत्रता बनाए रखना और साथ ही जॉइंट गोल्स के लिए जिम्मेदार होना एक कला है। पति या पत्नी का खराब स्कोर अपने आप पर एक भारी नहीं पड़ता, लेकिन जॉइंट लोन लेते समय 100 बार सोचें। अपनी और पार्टनर की मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट साल में एक बार जरूर चेक कीजिए। महीने की 1 तारीख फोन की स्क्रीन पर सैलरी क्रेडिट का मैसेज चमकता है और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। लगता है इस महीने सब सही चलेगा, थोड़ी सेविंग करेंगे और कहीं निवेश भी करेंगे। लेकिन जैसे जैसे कैलेंडर आगे बढ़ता है वो मुस्कान फाइनेंशियल स्ट्रेस में बदल जाती है। 25 तारीख आते आते हालत ये हो जाती है कि इंसान खुद से पूछता है, यार आखिर पैसा आखिर गया तो गया कहाँ। अगर आप महीने के 50,000 रुपए कमा रहे हैं और फिर भी महीने के अंत में आपका बैंक बैलेंस 0 हो जाता है तो घबराइए मत। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, इसे आज के समय में जीरो सेविंग्स सिंड्रोम कहते हैं। साल 2026 में अगर आप दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में रह रहे हैं तो आपका 15,000 से 20,000 रुपए तो सिर्फ घर के किराए रेंट में चला जाता है। इसके बाद 27,000 से 30,000 रुपए आपके बेसिक खर्चों में उड़ जाते हैं। कुल खर्च हुआ 45,000 रुपए और आपकी सेविंग्स बची 0। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं वो कम हो जाती हैं और इच्छाएं की जो चीज़ें होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। हम मेट्रो या बस छोड़कर कैब से चलने लगते हैं, घर का खाना छोड़कर स्विगी और जोमेटो के भरोसे हो जाते हैं और सादगी छोड़कर ब्रांडेड लाइफ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। असल में ये बढ़ता हुआ दिखावा ही आपको धीरे धीरे कंगाल कर देता है। ये चीज़ें आपको फेक अमीर यानी फेक रिच होने का एहसास दिलाती हैं। आप आज खर्च करते हैं और कल भुगतान अपने फ्यूचर को गिरवी रखकर करते हैं। 50,000 रुपए कमाने वाले 90% लोग महीने के आखिर तक खाली हो जाते हैं क्योंकि उनका 60 से 70% खर्च गैर जरूरी चीज़ों पर होता है। और सबसे बड़ी गलती जो हम सब करते हैं, हम पहले खर्च करते हैं और सोचते हैं कि जो बच जाएगा उसे सेव करेंगे। सच्चाई ये है कि पैसा गैस की तरह होता है, उसे जितनी जगह मिलती जाएगी वो फैलता जाएगा और धमाका कर देगा। इसका एक तरीका होता है, 50-30-20 का नियम होता है, आप उसको अपनाइए। अपनी सैलरी का 50% अपनी ज़रूरतों यानी रेंट राशन पर रखें, 30% अपनी इच्छाओं यानी शॉपिंग खाना पर खर्च करें और 20% यानी 50,000 में से 10,000 रुपए सीधे सेविंग या इन्वेस्टमेंट्स में डालें। दूसरा तरीका है, पहले खुद को पे करें यानी SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को महीने की 1 या 2 तारीख पर ऑटो डेबिट सेट करें। सैलरी आते ही पैसा कट जाना चाहिए ताकि आपको उसे खर्च करने का मौका ना मिले। तीसरा तरीका, इमरजेंसी फंड। क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहने के बजाय अपने 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा एक अलग अकाउंट में रखें जो जॉब जाने या मेडिकल इमरजेंसी में आपका सेफ्टी गार्ड बनेगा। सच्चाई बस इतनी सी है कि सेविंग शुरू करने के लिए इनकम नहीं बल्कि डिसिप्लिन चाहिए होता है। अगर आप 50,000 में से 5,000 नहीं बचा पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप 1.5 लाख में 15,000 कभी नहीं बचा पाएंगे। मान लीजिए राहुल नाम के एक लड़के ने हाल ही में एक बड़ी कंपनी का इंटरव्यू क्लियर किया है। HR ने उसे कॉल करके कहा, बधाई हो राहुल, हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है और आपकी सैलरी है 60,000 रुपए महीना। राहुल खुशी से उछल पड़ा, दोस्तों को पार्टी दे दी और लपक के EMI पर एक नई बाइक बुक कर ली। लेकिन असली झटका उसे 1 महीने बाद लगा जब 1 तारीख को बैंक से मैसेज आया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 55,600 रुपीज। राहुल हैरान, 60,000 की सैलरी में सीधा 4,400 रुपए का घाटा। ये पैसा आखिर गया कहाँ? अगर आप भी नई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं या जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो रुकिए। ऑफर लेटर का वो बड़ा सा नंबर देखकर खुश होने से पहले ये कड़वा सच जरूर जान लीजिए। आज हम डिकोड करेंगे सैलरी के उस चक्रव्यूह को जिसे ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी कहा जाता है। जानिए कटौती के बाद असल में आपके हाथ में कितना पैसा आएगा। ग्रॉस सैलरी समझिए पहले, ये वो रकम है जो ऑफर लेटर पर लिखी होती है। ये कटौतियों से पहले की कुल सैलरी होती है जिसमें आपकी बेसिक सैलरी, HR यानी हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल और मेडिकल अलाउंस सब जुड़ा होता है। देखने में ये बहुत बड़ी लगती है। नेट सैलरी को समझिए अब, ये आपकी असली कमाई है जिसे इन हैंड या टेक होम सैलरी कहा जाता है। ग्रॉस सैलरी में से जब PF टैक्स, ESI और प्रोफेशनल टैक्स काट लिया जाता है तब जाकर जो पैसा बचता है वही आपकी नेट सैलरी होती है। और याद रखिए आपके सारे खर्च, बजट और EMI इसी नेट सैलरी से चलने वाले हैं। मान लीजिए आपकी ग्रॉस सैलरी 60,000 रुपए तय हुई है। अब इसमें से कटौतियां कैसे होंगी? सबसे पहले रिटायरमेंट के लिए PF यानी प्रोविडेंट फंड कटेगा
तो जो मान लेते हैं कि 2,400 रुपए है। इसके बाद इनकम टैक्स यानी TDS जो करीब 1,800 रुपए होगा। फिर राज्य सरकार का प्रोफेशनल टैक्स कटेगा जो आमतौर पर 200 रुपए होता है, यानी आपके 60,000 में से कुल 4,400 की तो कटौती हो गई। अब आपकी नेट सैलरी बनी 60,000 माइनस 4,400 यानी 55,600 रुपए। यही वो रकम है जो बैंक में गिरेगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ PF कटता है, लेकिन असलियत में TDS और इंश्योरेंस भी आपकी इन हैंड सैलरी को काफी कम कर देते हैं। नई नौकरी का ऑफर लेटर साइन करने से पहले HR से ये 5 सवाल जरूर पूछें। मेरी इन हैंड सैलरी कितनी होगी? इस सैलरी में वेरिएबल पे कितना है? क्योंकि वेरिएबल पे फिक्स नहीं होता, वो कंपनी के मुनाफे पर निर्भर करता है। बोनस की कोई गारंटी है या कि नहीं? मेरी सैलरी से PF कितना कटेगा? क्या कंपनी कोई इंश्योरेंस डिडक्शन भी कर रही है? याद रखिए, 2 कंपनियों की ग्रॉस सैलरी एक जैसी नहीं हो सकती है और हो भी सकती है, लेकिन उनका सैलरी स्ट्रक्चर और नेट सैलरी बिल्कुल अलग हो सकते हैं। सीधी बात यह है कि ग्रॉस सैलरी आपको दिखाती है कि कंपनी आप पर कितना खर्च कर रही है, लेकिन नेट सैलरी बताती है कि आप खुद पर कितना खर्च कर पाएंगे। अपनी EMI हमेशा नेट सैलरी देखकर ही तय करें। मान लीजिए अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। वो रोज 10-10 घंटे ऑफिस में पसीना बहाता है, लेकिन उसे कोई ओवरटाइम नहीं मिलता। एक दिन बॉस से किसी बात पर बहस हो जाती है और बॉस गुस्से में कहता है, कल से ऑफिस मत आना, यू आर फायर्ड। अमित घबरा जाता है और बिना कुछ बोले अपनी किस्मत को कोसता हुआ घर आ जाता है। क्या आपके ऑफिस में भी ऐसे ही डर का माहौल है? क्या आपको भी लगता है कि प्राइवेट नौकरी में बॉस जब चाहे आपको निकाल सकता है और आपसे मनचाहा काम करवा सकता है? अगर हाँ, तो आज मैं आपकी ये गलतफहमी हमेशा के लिए दूर करने वाला हूं। आज के दौर में नौकरी केवल सैलरी तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके कुछ ऐसे कानूनी अधिकार यानी एम्प्लॉय राइट्स हैं जो हर कंपनी को मानने ही पड़ते हैं। आज हम डिकोड करेंगे साल 2026 में लागू उन 12 बड़े अधिकारों को जिन्हें जानने के बाद कोई भी कंपनी या बॉस आपका शोषण नहीं कर पाएगा। पहला अधिकार है टर्मिनेशन का नियम, यानी जो टर्मिनेशन होता है। भारत में अमेरिका की तरह एट विल सिस्टम नहीं है कि बॉस का मन किया और निकाल दिया और कंपनी आपको निकालती है तो उसे 1 से 3 महीने का नोटिस देना होगा या फिर उस नोटिस पीरियड के बदले आपको पूरी सैलरी देनी होगी। दूसरा और तीसरा अधिकार है वर्किंग आवर्स और ओवरटाइम। कानून के मुताबिक आप हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे ही काम कर सकते हैं और आपको 1 दिन की छुट्टी मिलनी अनिवार्य है। अगर कंपनी आपसे 8 से 9 घंटे से ज्यादा काम करवाती है तो आपको उस एक्स्ट्रा समय का ओवरटाइम भुगतान मांगना आपका कानूनी हक है। चौथा अधिकार है फाइनल सेटलमेंट यानी फुल एंड फाइनल। अगर आप नौकरी छोड़ते हैं या आपको निकाला जाता है तो आपका पूरा हिसाब किताब यानी FNF सिर्फ 2 वर्किंग डेज यानी कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। पांचवा और छठा अधिकार है समय पर सैलरी और न्यूनतम वेतन का। नए वेज कोड के तहत आपको न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए। साथ ही 1,000 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी में महीने की 7 तारीख तक और बड़ी कंपनियों में 10 तारीख तक सैलरी आना अनिवार्य है। 7वां और 8वां अधिकार है छुट्टियां और मातृत्व लाभ यानी मैटरनिटी लीव। कैजुअल लीव, सिक लीव और अर्न लीव आपका हक है। इसके अलावा महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत 26 हफ्ते यानी करीब 6 महीने की पेड लीव मिलना उनका कानूनी अधिकार है। 9वां अधिकार है PF और ESI का। आपकी बेसिक सैलरी के आधार पर EPF और हेल्थ इंश्योरेंस यानी ESI की सुविधा देना हर उस कंपनी की जिम्मेदारी है जो कानून के दायरे में आती है। 10वां और 11वां अधिकार है भेदभाव और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा यानी पॉश लॉ कहते हैं इसको। धर्म, जाति, लिंग या गर्भावस्था के आधार पर कोई कंपनी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर कंपनी में एक इंटरनल कमेटी यानी पॉश होना अनिवार्य है जहां शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होती है। 12वां अधिकार है नो रिटेलिएशन। अगर आप कंपनी के किसी गलत काम या किसी पॉलिसी के खिलाफ HR से शिकायत करते हैं तो कंपनी बदले की भावना से आपको नौकरी से नहीं निकाल सकती। सीधी बात इतनी है कि आप कंपनी के गुलाम नहीं बल्कि एक कर्मचारी हैं जिसके पास मजबूत कानूनी ढाल है। अपना ऑफर लेटर हमेशा ध्यान से पढ़ें और अपने अधिकारों के लिए आवाज जरूर उठाइए। संडे का दिन आप अपनी फैमिली के साथ आराम से चाय पी रहे हैं, तभी अचानक आपके फोन की स्क्रीन पर बॉस का नाम चमकता है।
यार बस एक छोटा सा काम है, जरा लैपटॉप खोल लेना, और इसी एक लाइन के साथ आपका वीकेंड और मानसिक शांति दोनों सत्यानाश हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि वीकेंड, संडे या नेशनल हॉलिडे पर भी आपको काम करने के लिए मजबूर किया जाता है? क्या बॉस को ना कहने पर आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है? सबसे पहला और सीधा सवाल यह है कि क्या कंपनी आपको छुट्टी के दिन काम करने के लिए मजबूर कर सकती है? इसका सीधा जवाब है किसी भी स्थिति में नहीं। अगर आपकी नौकरी की शर्तों, कंपनी की पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्ट में वीकेंड वर्क, रोटेशनल शिफ्ट या इमरजेंसी ड्यूटी का साफ जिक्र नहीं है, तो छुट्टी के दिन लगातार दबाव बनाना विवाद का विषय बन सकता है। लेकिन अगर आपके ज्वाइनिंग लेटर में बिजनेस की जरूरत यानी बिजनेस रिक्वायरमेंट या आवश्यक सेवाओं का क्लॉज है, तो कंपनी वीकेंड ड्यूटी को सही ठहराने की कोशिश कर सकती है। इसलिए अपनी एचआर पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। साप्ताहिक अवकाश के बारे में बात करते हैं, यानी वीकली हॉलीडेज। एक्ट 1942 और फैक्ट्रीज एक्ट 1948/ओश यानी ओएसएच लेबर कोड 2020 साफ कहता है कि हर कर्मचारी को 7 दिन में कम से कम 1 दिन का आराम मिलना ही चाहिए। यह आपका कानूनी अधिकार है। मुआवजा यानी कंपनसेशन, अगर आपसे छुट्टी के दिन काम कराया जाता है तो बदले में आपको डबल सैलरी यानी डबल पे, ओवर टाइम पेमेंट या एक कंपनसेटरी छुट्टी मिलनी चाहिए। नेशनल हॉलिडे एंड फेस्टिवल हॉलिडे एक्ट के तहत त्योहारों पर पेड लीव जरूरी है। अगर इन दिनों काम कराया जाता है तो राज्य के नियमों के अनुसार दोगुना वेतन या एक्स्ट्रा छुट्टी देना अनिवार्य है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी छुट्टी अप्रूव हो जाती है, लेकिन मैनेजर उसे ऐन मौके पर कैंसिल कर देता है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? बिना किसी ठोस कारण या 2 हफ्ते के पर्याप्त नोटिस के मंजूरी छुट्टी कैंसिल करना अनुचित है। इसके लिए तुरंत लिखित कारण यानी रिटन रीजन मांगे और नई लीव डेट या मुआवजे की मांग करें। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ मौखिक आदेश यानी ओरल ऑर्डर्स पर काम ना करें। हमेशा ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज या एसएमएस का रिकॉर्ड सेव रखें। कानूनी विवाद होने पर यही लिखित सबूत आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। सीधी बात यह है कि हर अर्जेंट काम कानूनी रूप से अर्जेंट नहीं होता। बिना मुआवजे के छुट्टी पर लगातार काम करना चिंता की बात है। अगर आपका बॉस आप पर बेवजह दबाव बनाता है तो विनम्रता से नियमों का हवाला दें और हर चीज का लिखित रिकॉर्ड जरूर रखें। जब महीनों की मेहनत के बाद हमारे हाथ में किसी नई कंपनी का ऑफर लेटर आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने पूरी दुनिया जीत ली हो। हम में से 90% लोग लेटर खोलते ही सीधा सैलरी स्ट्रक्चर वाले पेज पर जाते हैं। नजर सिर्फ एक चीज पर होती है कि महीने के आखिर में मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा। नंबर पसंद आ गया तो हम बिना सोचे समझे साइन कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कॉर्पोरेट की दुनिया में दिखता कुछ और है और बिकता कुछ और है। जिस मोटे पैकेज को देखकर आप खुश हो रहे हैं वो सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि अगले कुछ सालों के लिए आपकी आजादी, आपके सुकून और आपके करियर का एक कानूनी दस्तावेज है। पहला पॉइंट है फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल पे का चक्कर। आजकल की कंपनियां सीटीसी को बहुत बड़ा दिखाती हैं। मान लीजिए 12 लाख का पैकेज है लेकिन उसमें 3 लाख वेरिएबल पे है। इसका मतलब है कि वो 3 लाख आपको तभी मिलेंगे जब आप और कंपनी दोनों के टारगेट पूरे होंगे। अगर ऑफर लेटर में वेरिएबल पे 20 से 30% से ज्यादा है तो समझ लीजिए आपकी फिक्स्ड यानी इन हैंड सैलरी काफी कम होने वाली है। दूसरा पॉइंट है ज्वाइनिंग बोनस की शर्त यानी क्लॉबैक क्लॉज। कई कंपनियां लुभाने के लिए 1 से 2 लाख का ज्वाइनिंग बोनस दे देती हैं। ये मुफ्त का पैसा नहीं है, इसके पीछे शर्त लिखी होती है कि अगर आपने 1 साल से पहले नौकरी छोड़ी तो आपको ये पूरा पैसा वापस करना होगा। अगर 6 महीने बाद आपको वहां का कल्चर पसंद नहीं आया तो आप चाहकर भी जॉब नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि आपको अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट है नोटिस पीरियड और प्रोबेशन का पेज। आजकल कई कंपनियां 90 दिनों यानी 3 महीने का नोटिस पीरियड रखती हैं। सोचकर देखिए, जब आप अगली जॉब ढूंढने जाएंगे तो कौन सी कंपनी आपका 3 महीने इंतजार कर रही होगी। ये 3 महीने का नोटिस पीरियड नई नौकरी को आपके हाथ से छीन सकता है। चौथा पॉइंट, मेडिकल इंश्योरेंस और फैमिली बेनिफिट्स। सिर्फ इन हैंड सैलरी मत देखिए, चेक कीजिए कि कंपनी आपको और आपके परिवार को कितने का मेडिकल कवर दे रही है। अगर कंपनी 5 लाख का इंश्योरेंस दे रही है जिसमें माता पिता का भी कवर है तो आप सालाना 30 से 40 हजार रुपए बचा रहे हैं। पांचवा पॉइंट है ईसॉप्स का धोखा। स्टार्टअप्स अक्सर कहते हैं कि सैलरी कम ले लो पर कंपनी के शेयर ले लो। इसमें हमेशा वेस्टिंग पीरियड चेक कीजिए।
अगर शेयर 4 साल में मिलने वाले हैं तो क्या आप वहां 4 साल टिकेंगे? और अगर कंपनी डूबी तो वो शेयर भी डूब जाएंगे। छठा पॉइंट है वर्किंग आवर्स और रिमोट वर्क। लेटर में देखें कि कंपनी 5 दिन की है या 6 दिन की। क्या वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है? अगर ऑफिस 2 घंटे दूर है और हफ्ते में 6 दिन जाना है तो आपकी बढ़ी हुई सैलरी सिर्फ पेट्रोल और थकान में निकल जाएंगे।